उड़ता हुआ गांव। अरे ओ यशोदा, चल जल्दी कर। तेरा आज का दिया हुआ मोहलत खत्म हो गया है। अब जल्दी से इस घर को खाली कर दे। अरे मुखिया जी, आप मुझ बुढ़िया पर थोड़ा तरस खाइए। हम इतनी ठंड में भला कहाँ जाएंगे। आप तो इस गांव के माई बाप हैं। अगर आप ही हमारे ऊपर से छत छीन लेंगे तो हम जैसे गरीब परिवार और कहाँ जाएंगे। अच्छा, अब तू यही चाहती है ना कि मैं अपने सारे पैसे भूल जाऊं और दानवीर बन जाऊं? देख, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। हर चीज को हानि और मुनाफा के तराजू में तोलता हूँ। और जब से तेरे बेटे बहू मरे हैं, तब से लेकर आज तक तूने 1 रुपया भी नहीं लौटाया है। अब चल जल्दी कर। मुखिया जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। मुझ लाचार बुढ़िया पर थोड़ा तरस खाइए। दादी, दादी क्या हुआ? ये घर तो हमारा है ना, तो ये काका हमें इस घर से क्यों निकाल रहे हैं? बेटा, ये घर कल तक तुम्हारा था, अब से ये घर मेरा हुआ। अब चलो, बहुत हुआ। भोला और शंभू, जल्दी से इनका सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक दो और घर में ताला लगा दो। मुखिया के इस तरह से कहने पर उसके दोनों नौकर यशोदा के घर का सामान बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और घर के बाहर ताला लगा देते हैं। यशोदा मुखिया से बहुत विनती करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और चुपचाप वहां से चला जाता है। दादी दादी, हम कहाँ जाएंगे आज? आज तो बहुत ठंड भी है। वो बुरे काका ने हमें तो घर से ही निकाल दिया। फिक्र मत कर मेरे लाल, अगर ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो वो हम जैसे गरीबों के लिए कई रास्ते खोल भी देता है। ऐसा कहकर यशोदा अपने पोते को लेकर वहां से जाने लगती है। दरअसल ये कहानी है यशोदा की। आज से कुछ साल पहले यशोदा का एक हंसता खेलता परिवार था, जिसमें उसके बेटे आलोक और बहू सुमन और 7 साल का पोता चिंटू भी था। सुमन, मैं खेत पर जा रहा हूँ ना, आज दोपहर का खाना तुम माँ से भिजवा देना, ठीक है? खुद मत आ जाना, वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब है ना? और हाँ, हमें कुछ दिनों के बाद शहर जाना है तुम्हारे इलाज के लिए। जी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर साहब ने जो पिछली दवाइयाँ दी थी उसी से मैं ठीक हो गई हूँ। अब हमें शहर इलाज के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर सुमन के साथ यशोदा कहती है, नहीं बहू, जब तक तुम्हारी बीमारी का इलाज जड़ से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तुम इलाज अपना बंद नहीं करोगी। तुम्हें नहीं पता कि सांस की बीमारी बहुत ही घातक होती है। ये धीरे धीरे अस्थमे का रूप ले लेती है। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ खेत पर, है ना? ऐसा कहकर आलोक अपने खेत की ओर जाने लगता है। कुछ समय चलने के बाद वो अपने खेत पर जाकर काम करता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और वहां पर गांव का मुखिया आता है और आलोक से कहता है, अरे आलोक बेटा, तुमने इस बार का ब्याज नहीं दिया। तुम्हारी जोरू ठीक तो है ना? जी जी मुखिया जी, वो बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने पिछली बार हमें कुछ पैसे उधार दे दिए थे। आपका धीरे धीरे करके सारा पैसा चुकता कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। राम राम। दरअसल इस गांव का मुखिया बहुत ही लालची था। उसने धीरे धीरे करके अब तक गांव के अधिकतर घर को अपने नाम कर लिया था। वो अक्सर ऐसे ही गांव वालों से चालबाजी करके उन्हें अपने दिए हुए उधार के नीचे दबा लेता था और उनके घर को अपने नाम कर लिया करता था। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन आलोक और सुमन इलाज के लिए शहर जा रहे होते हैं कि तभी एक ट्रक वाला उन्हें ठोकर मारकर चला जाता है और उन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, तू इतना निर्दय कैसे हो सकता है? तू एक माँ से उसका बेटा और एक बेटे से उसके माँ बाप को कैसे छीन सकता है? अब हम किसके सहारे जिएंगे? दादी दादी, माँ पिताजी को क्या हुआ? वो मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो मुझसे गुस्सा है क्या? बोलो ना दादी। नहीं मेरे लाल, वो तुझसे गुस्सा नहीं है, बल्कि इस दुनिया से नाराज हो गए हैं। एक तरफ यशोदा अपने पोते के साथ अपने बेटे और बहू के लिए शोक मना रही थी, तो वहीं मुखिया का एक नौकर एक कागज पर आलोक का अंगूठा का निशान लेकर वहां से चला जाता है
जैसे तैसे यशोदा अपने बहू और बेटे का अंतिम संस्कार करती है। एक दिन बाद। देखो यशोदा बहन, अभी मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे बेटे ने ये घर मेरे नाम किया था ताकि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा ना? नहीं मुखिया जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कागज झूठ बोल रहा है। इसमें तुम खुद देख लो, तुम्हारे बेटे ने खुद अपने अंगूठे के निशान लगाए हैं। अब देखो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हें कुछ महीनों का मोहलत दे सकता हूँ। या तो तुम मेरे पैसे चुका दो या फिर इस घर को छोड़कर यहाँ से चलते बनो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। और ये थी यशोदा की अब तक की कहानी। आइए अब आगे जानते हैं कि यशोदा के साथ और क्या क्या होने वाला है। यशोदा आज अपने घर से बेघर हो गई थी। वो अपने पोते को लेकर ऐसे ही चलती रहती है और एक जंगल में पहुंच जाती है, जहां उन्हें एक साधु मूर्छित अवस्था में दिखाई देते हैं। दादी दादी, वो देखो, वो बाबा वहां पर गिरे हुए हैं। हाँ बेटा, चल चल, जल्दी चल चिंटू। बेटा देखना, कहीं आसपास पानी है क्या? जी दादी। इसके बाद चिंटू इधर उधर पानी ढूंढ कर लेकर आता है और साधु के ऊपर छिड़क देता है, जिससे उन्हें होश आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, और आपका भी। अगर आप दोनों नहीं होते तो आज मैं इस जंगल में किसी जानवर का शिकार बन जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे महाराज जी, इसमें शुक्रिया बोलने वाली क्या बात है? जी, वैसे आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? लग रहा है आप किसी समस्या में हैं। साधु के इस तरह पूछने पर यशोदा अब तक बीती हुई सारी घटना साधु महाराज को बता देती है, जिसके बाद वो साधु उनसे कहता है, मैं अभी इस समस्या का निवारण कर देता हूँ, चलिए आप मेरे साथ। ऐसा कहकर वो साधु चिंटू और यशोदा को गांव के खाली जमीन के पास लेकर जाता है और कहता है, चिंटू बेटा, तुम्हारे निर्मल हाथों ने मेरे ऊपर पानी की कुछ छींटे मारी थी। तुम सच में भगवान के अवतार हो। ये लो, ये जादुई छड़ी, तुम इससे जो भी मांगोगे ये तुम्हें दे देगा। सच में? मैं घर मांगूंगा तो घर भी मिलेगा? हाँ मेरे बच्चे। साधु के इस तरह कहने पर चिंटू घर की इच्छा प्रकट करता है और तभी जादू से उस खाली मैदान में एक घर प्रकट हो जाता है। ये देखकर यशोदा और चिंटू काफी हैरान हो जाते हैं। हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये छड़ी एक जादुई छड़ी है और इस छड़ी से केवल एक साफ दिल का व्यक्ति ही कुछ मांग सकता है। ये तभी आपकी विनती सुनेगा। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण भवा। चिंटू बेटा, तुम अपना ध्यान रखना और इस छड़ी की सहायता से तुम सबकी मदद करना। ऐसा कहकर वो साधु वहां से चला जाता है। वहीं अगली सुबह ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि चिंटू के पास एक जादुई छड़ी है और वो जादुई छड़ी से गांव वालों की मदद कर रहा है। यशोदा बहन, चिंटू बेटा, मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? अरे काका, उधार क्या? ये लीजिए, मैं अभी आपके लिए पैसे ला देता हूँ। इस तरह बोलते ही चिंटू अपनी छड़ी घुमाता है और जादू से नोटों की गड्डी लखन को दे देता है। लखन ऐसा देखकर बहुत खुश हो जाता है और चिंटू को बहुत सारा आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। अब गांव का हर इंसान यशोदा और चिंटू के पास मदद के लिए आते हैं और जब ये बात मुखिया को पता चलता है तो वो अपने आप से कहता है, अगर ऐसे ही वो दोनों दादी पोते दान करते रहे तो मेरा धंधा तो चौपट ही हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर मुखिया अपने नौकरों से उस छड़ी को चुराने के लिए कहता है और नौकर उस छड़ी को कई बार चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस छड़ी में इतनी शक्ति होती है कि वो उसे लेकर कहीं नहीं आ पाते हैं और हर बार नाकामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही अब इस ठंड के मौसम में तेज बारिश का प्रकोप छा जाता है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। चारों ओर बारिश का पानी ही पानी होता है और ये एक बाढ़ का रूप ले लेता है। बचाओ बचाओ, अरे हमें कोई बचाओ। हमारी कोई मदद करो। चल बेटा, यहाँ से जल्दी चल, हमें और भी ऊंचे स्थान पर जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ भी बाढ़ का पानी आकर हमें बहा ले जाएगा। पर दादी, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे ना। वो देखिए, वो पक्षी कैसे आसमान में उड़ते हुए दूसरी जगह जा रहे हैं। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही करें।
चिंटू बेटा, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। दादी मैं मजाक नहीं कर रहा, रुकिए मैं अभी करके दिखाता हूँ। हे जादुई डंडे, तू अपना कमाल दिखा और गांव वालों के लिए आसमान में एक उड़ता हुआ गांव बना। चिंटू के इस तरह कहने पर एक जादू होता है और सभी गांव वाले और चिंटू एक उड़ते हुए आसमान पर बने हुए गांव में पहुंच जाते हैं। और बस रह जाता है तो वो लालची मुखिया। अरे बचाओ, मुझे 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 कोई बचाओ, मुझे भी आसमान की गांव में ले चलो। अरे 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 ऐसे तो मर जाऊंगा यहाँ पे। नहीं, आप बहुत गंदे हो। आपने मेरी दादी को घर से निकाला, बहुत लोगों को परेशान किया। मैं आपको इस उड़ते हुए गांव में नहीं आने दूंगा। बेटा, गांव वालों, मुझे मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। हाँ चिंटू बेटा, अगर तुमसे कोई मदद मांगे तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसका तिरस्कार। चलो अब अपनी जिद छोड़ो और मुखिया जी को भी यहाँ पर बुला लो। जी दादी। इसके बाद चिंटू फिर से अपना जादुई डंडा घुमाता है और मुखिया को भी अपने पास बुला लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, इस सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैं आप लोगों का घर और जमीन सब कुछ आप लोगों को सौंप दूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ये हुई ना काका पते की बात। इसीलिए कहते हैं बुरे काम का सिर्फ बुरा परिणाम होता है, ना कि अच्छा। क्यों, सही कहा ना दादी? हाँ मेरे बेटे। इस तरह चिंटू अपने पूरे गांव वालों को उड़ते हुए गांव के द्वारा बचा लेता है और एक समय बाद सब कुछ सही हो जाता है। शिव नाम का एक गरीब लड़का था। उसकी माँ की इच्छा थी कि वो पढ़े लिखे और एक काबिल इंसान बने, लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए शिव रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे किसी लड़की की रोने की आवाज आई। उसने उस आवाज का पीछा किया तो उसके बाद उसने देखा कि जंगल में एक दलदल में एक लड़की बहुत ही बुरी तरह से फंस गई है। वो पूरी तरह से दलदल में धंसती जा रही थी। वहीं उस लड़की के पंख भी थे। ये देखकर शिव आश्चर्यचकित रह गया और वो उस लड़की से बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या करने आई हो? मेरा नाम चंचल परी है और मैं परी लोग से यहाँ पर खेलने के लिए आया करती हूँ। मैं झील के किनारे नाच रही थी कि तभी मेरे पीछे एक हाथी दौड़ा। मैं भागती हुई आई और इस दलदल में फंस गई। देखो, मेरे पंख भी कितने ज्यादा घायल हो गए हैं। अब मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगी? मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए। ऐसा कहकर वो रोने लगी। शिव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी नजर चारों ओर घुमाता है, उसकी मदद करता है, चंचल को दलदल से जैसे तैसे बाहर निकालता है। वो उसे पास के तालाब में लेकर जाता है और वहां पानी से उसके पंखों को धोता है। तुम तो काफी घायल हो चुकी हो, तुम इस हालत में अपने परिलोक नहीं जा सकती हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ पर रही तो कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा। हाँ, यहाँ रहना तो बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? क्यों ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं? ये कैसा रहेगा? नहीं, एक कुंवारी लड़की को मैं अपने घर में कैसे ले जा सकता हूँ? लोग तो तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे और माँ भी इसके लिए शायद नहीं मानेगी। फिर हम क्या करें? देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। हाँ, बोलो। अगर तुम मेरी पत्नी बनकर चलोगी तो इससे शायद किसी को भी एतराज नहीं होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी नकली पत्नी बन जाओ। हाँ, ये अच्छा उपाय है, लेकिन सब मेरे इस पंखों को देखकर सवाल करेंगे। एक काम करती हूँ, मैं एक साधारण सी स्त्री का भेष बना लेती हूँ। इसके बाद चंचल परी एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती है और शिव के साथ चलने लगती है। शिव चंचल को अपने घर लेकर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये चंचल है, आपकी बहू। मतलब डर के मारे मैं आपसे बता नहीं पाया, लेकिन मैं चंचल से प्यार करता हूँ और आज हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मुझे आप माफ कर दीजिए प्लीज। बेटा, इसमें इतने डरने और घबराने वाली कौन सी बात है? तूने शादी की है, कोई चोरी तो नहीं की। आओ बहू आओ, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। वैसे भी मैं इस घर में अकेली पड़ी रहती थी, अब से तू आ गई है तो घर के सारे भाग दौड़ तुम खुद ही संभाल लोगी। जी माँ जी।
हालांकि आरती के घर में इतनी गरीबी कि किसी और के आने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं आरती को अपने बेटे की शादी की फिक्र थी, इसलिए उसने चंचल को अपने बहू के रूप में अपना लिया था। ऐसे ही अब आरती सभी के लिए खाना बनाने के लिए जा रही थी, तभी वो देखती है कि घर में तेल ही नहीं है और साथ ही उनके पास तेल लेने के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी आरती शिव से कहती है, बेटा आज तो तू लकड़ियां बेचने के लिए भी बाजार नहीं गया, और वही घर में नई बहू भी आई है। मैंने सोचा था कि आज नई बहू के आने की खुशी में पूरियां तलूंगी और सबको खिलाऊंगी, लेकिन यहाँ तो तेल ही खत्म है, और वैसे भी लाला जी के यहाँ काफी ज्यादा उधारी बढ़ चुकी है, वो अब हमें उधार भी नहीं देंगे। माँ जी, आप चिंता क्यों करती है? जरूरत थोड़ी ना है कि पूरियां तेल में ही तली जाए। चंचल बहू, ये तो कैसी पागलों वाली बातें कर रही है। भला पूरियां तो तेल में ही तली जाती है? नहीं माँ जी, हम पूरियां तो पानी में भी तल सकते हैं, बस हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं मानती। तो चलिए आज मैं आपको पानी में पूरियां तलकर दिखाती हूँ। फिर क्या था, चंचल चूल्हे के सामने बैठ जाती है और कढ़ाई में पानी डाल मन ही मन में कुछ मंत्र जाप करती है और फिर पूरियां तलना शुरू करती है। और सच में चंचल ने जैसा बोला था ठीक वैसा ही होता है। पूरियां सचमुच में पानी में तैर रही थी। हाँ बहू, मान गई मैं तेरी बातों को। तू सच में कोई जादूगरनी है, या कहें साक्षात मां अन्नपूर्णा की अवतार। आज से ये रसोई तेरी हुई। जी माँ जी। फिर क्या था, चंचल पानी से आलू की सब्जी और पूरियां बनाकर शिव और आरती को खिलाती है। वाह बहू, सच में पूरियां बिल्कुल करारी बनी है। हाँ, माँ ने बिल्कुल सही कहा, इस सब्जी पूरी का तो कोई जवाब ही नहीं है। शिव कहीं न कहीं जानता था कि ये कमाल पानी का नहीं है, बल्कि चंचल के किए गए जादू का है। ऐसे ही सभी लोग खा पी कर सो जाते हैं और अगली सुबह हो जाती है। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां काटने। तभी वहां पर चंचल आ जाती है। सुनिए, आज से आपको लकड़ियां काटने की कोई जरूरत नहीं है। चंचल, ये भला तुम कैसी बात कर रही हो? अगर मैं लकड़ियां काट कर नहीं बेचूंगा तो मतलब हम लोग खाएंगे क्या? हाँ बहू, क्या बोल रही है तू? माँ जी, शिव जी, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि आप काम नहीं करोगे। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आज से आप लकड़ियां काटने का नहीं बल्कि सब्जी पूरी बेचने का काम कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी ज्यादा कमाई हो सकती है। बस आप एक काम कीजिए, गांव में जाकर ये प्रचार कर दीजिए कि आपने सब्जी पूरी बेचने का काम शुरू किया है। फिर देखिए आपका काम कैसे जोरों शोरों से चलता है। हाँ बेटा, शायद चंचल बहू सही कह रही है। आखिर कब तक तू ऐसे ही लकड़ियां काटता रहेगा? वैसे भी तुझे पता है कि बहू के हाथों की सब्जी पूरी कितनी स्वादिष्ट है। लोगों को भी इसकी सब्जी पूरी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अगर आप सभी यही चाहते हैं तो मैं अभी गांव में सभी से बात करके आता हूँ। फिर क्या था, शिव पूरे गांव में जाकर अपनी पूरी सब्जी का प्रचार कर देता है, जिसके बाद लोग उसके घर के पास आकर गर्मा गर्म पूरी सब्जियां खाने लगते हैं। अरे शिव भाई, क्या बात है यार, तुम्हारी पूरी सब्जियां तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट के खाने का भी फेल कर रही है। अरे सच में बड़ा ही स्वादिष्ट है यार। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम लोग। शिव भैया के जोरू के हाथ के कौन जादू है का? कैसा जादू यार? अरे भैया, घबरा कहाँ रहे हो? हम तो मजाक कर रहे थे। हमारा कहने का मतलब ये था कि सब्जी पूरी जो है ना, ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, ये बात है। इस तरह से शिव का सब्जी पूरी खाने का व्यापार बहुत अच्छे से चल पड़ता है। और वहीं दूसरी ओर अब चंचल भी कहीं न कहीं शिव के भोलेपन और अच्छे स्वभाव के कारण उसे मन ही मन शिव अच्छा लगने लगता है। वहीं आरती के पड़ोस में दुष्ट और ईर्ष्यालु नाथुराम रहता था। उसे ये हजम नहीं हो रहा था कोई उससे ज्यादा कमाई करे। वो मन ही मन सोचने लगता है, कमाल है, अभी थोड़े दिन पहले ही तो ये भूखे मर रहे थे और आज इनके पास यहाँ दौलत बरस रही है। इतनी ज्यादा पूरी सब्जियां बिक रही है और इतनी लंबी लाइन लग रही है कि लोग घंटे घंटे तक खड़े होकर इनकी पूरी सब्जियां खा जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी खास बात है? कमबख्त इतना स्वादिष्ट कैसे बन रहा है ये सब हैं? मैं भी एक काम करता हूँ, खाकर देखता हूँ। वो शिव के घर के पास गया और एक खिड़की से जाकर देखने लगा और उसने देखा कि चंचल ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो बस पूरियों को तेल में तल रही थी। ये देखकर वो सोचता है, ओह, तो ये बात है, इसका मतलब सारा कमाल तेल का है। लगता है कि शिव की जोरू ने ये कोई इम्पोर्टेड तेल शहर से मंगवाया है, जिससे तली हुई पूरियां स्वादिष्ट बन रही है।
मैं काम करूंगा, रात में मैं कढ़ाई समेत इसका तेल चुरा लूंगा और इसी में पूरियां बनाकर लोगों को खिलाऊंगा। तो मेरी भी पूरी शहर में मशहूर हो जाएंगी और मैं भी माला माल हो जाऊंगा। ये ठीक रहेगा। ये सोचकर वो घर चला जाता है और आधी रात को शिव के घर पहुंच जाता है और सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वो कढ़ाई को चुरा ले जाता है। उसे पता भी नहीं चला कि चंचल खटर पटर से जाग गई थी और उसने कढ़ाई समेत पानी को चोरी करते हुए देख लिया था। वो मन ही मन मुस्कुराकर बोलती है, बच्चे चुरा कर ले जा, तुझे क्या पता ये एक जादुई पानी है, ये दुष्ट लोगों के यहाँ काम नहीं करता। ये कहकर वो उठकर चूल्हे के पास जाती है और अपने जादू से वहां रातों रात एक कढ़ाई और उसमें पानी को प्रकट कर देती है। दूसरे दिन सवेरे नाथूराम ने पूरे गांव में ये कह डाला, शिव के पूरी सब्जियों से भी अब ज्यादा मेरे दुकान पर आपको स्वादिष्ट पूरी सब्जियां मिलेगी। आप लोग मेरे यहाँ से खरीद कर खाना। ये सुनकर लोग नाथूराम के यहाँ चले जाते हैं। नाथूराम कढ़ाई में पूरियां तलने के लिए कोशिश करता है। वो जैसे तैसे तल भी लेता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी पूरी सब्जी लोगों ने अच्छे से चखा भी नहीं और फिर थूकना शुरू कर दिया। अरे इतनी गंदी सब्जी पूरी तो आज तक नहीं खाया हूँ। ससुरा पूरा मुंह खराब हो गया और साथ में मूड भी खराब हो गया। अरे ससुरा पूरा पैसा बर्बाद। हाँ भाई, इसने तो हमें ठग लिया है। देख भाई नाथूराम, हमारा पैसा जल्दी से वापस कर दे, नहीं तो तेरी पिटाई कर देंगे हम लोग। नाथूराम को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। मैंने तो शिव के यहाँ से कढ़ाई को चुरा कर आज पूरी सब्जी बनाया था, तो फिर मेरी पूरी सब्जी कैसे खराब हो गई? ऐसा कहकर नाथूराम अपना सिर पीट पीट कर रोने लगा। लालच के कारण उसने एक आलू की बोरी भी खरीद ली थी। सारे लोग भागकर शिव की दुकान में चले जाते हैं और वहां पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। वहां चंचल गर्मा गर्म पूरियां तल रही थी और शिव सभी को दे रहा था। इनका ये व्यापार काफी अच्छा चल रहा था। वहीं अब चंचल परी के पंख ठीक हो गए थे। शिव, मेरे पंख अब ठीक हो गए हैं। तो क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? नहीं, मैं जाना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं यहाँ धरती लोक पर हमेशा के लिए रहना चाहूँ तो मुझे अपना ये सुंदर पंख का त्याग करना होगा। तो फिर तुम चली जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे प्यार के आगे ये मेरे सुनहरे पंख भी कुछ नहीं है। सच में? हाँ। ऐसा कहकर चंचल परी अपने उस सुनहरे पंखों का त्याग कर देती है और जीवन भर शिव के साथ रहने का वादा करती है। वहीं ये बात आरती भी सुन लेती है और चंचल के इस बलिदान को स्वीकार करती है और अब सभी एक साथ हंसी खुशी रहते हैं।